नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में जमकर तारीफ की। वहीं दूसरी ओर इस योजना का प्रदेश भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। यह प्रदेश भाजपा के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। पीएम ने मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल से योजना की पूरी जानकारी भी ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ की। बैठक से एक दिन पहले मुलाकात में पीएम ने सीएम भूपेश बघेल से योजना की जानकारी ली और उसके गांव में असर पर सवाल भी पूछे थे। बैठक से रायपुर लौटे सीएम ने कहा, भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व इस योजना की प्रशंसा कर रहा है तो प्रदेश नेतृत्व इसका विरोध कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन यह प्रदेश भाजपा के लिए दुविधाजनक स्थिति है। उत्तर प्रदेश गोधन न्याय योजना को स्वीकार कर रहा है। झारखंड ने तो हूबहू स्वीकार कर लिया है। अब मध्य प्रदेश भी गोबर खरीदने जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा स्तर से 75 किलोमीटर की गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में यह यात्रा पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर के समाधि स्थल से प्रारंभ हुई, जहां विशेष रूप से प्रदेश के गृह मंत्री व ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की समाधि स्थल व उनकी प्रतिमा में माले अर्पण कर गौरव यात्रा प्रारंभ की। प्रदेश के गृह मंत्री जी जो भारत जोड़ो अभियान के जो महाअभियान है इसमें शामिल हैं और इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। सर, किस तरह यहाँ पे लेने ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश में 75 आज़ादी के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में पद यात्रा का निर्णय लिया गया है और हर विधानसभा में 6 दिन में 75 किलोमीटर चलना है, 9 से 14 तारीख तक। तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और पद यात्रा का शुभारंभ आज कर रहे हैं। लोगों तक जन जागरण के माध्यम से फैलाना, पद यात्रा के माध्यम से, कि 75 साल पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी, जब हम परतंत्र थे तो हमारे ऊपर किस प्रकार के अत्याचार हुआ करते थे। आज़ादी मिली 75 साल हो गया, हम स्वस्थ वातावरण में आज हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पर देश के उन वीर शहीदों को भी स्मरण करने का अवसर है। इन तमाम बातों को लेकर के इस पद यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये शुरू हो रहा है। हर घर तिरंगा को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। हर घर तिरंगा अभियान से किस तरह की भावनाएं पैदा हुई? ये तिरंगा अपने आप में भावनात्मक रहता है हर व्यक्ति के मन में, क्योंकि देश की आज़ादी के पहले तिरंगा हमारा बना, देश को आज़ाद हुआ। तिरंगा हमारा दोनों राष्ट्रीय ध्वज भी है, इसलिए तिरंगा हर घर लगाने का निर्देश तो हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा बहुत 40-50 साल पहले से दिया हुआ है और उसको अभी भी एक अभियान के रूप में शुरू किया जा रहा है, तो होना चाहिए। तो ये प्रदेश के गृह मंत्री जी थे और जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा है यहाँ पर यह पदयात्रा प्रारंभ हुई है। देख सकते हैं यहाँ महात्मा गांधी बन के भी एक व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से महात्मा गांधी की तरह दांडी यात्रा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नीलकंठ साहू। साहू जी, आज आपने महात्मा गांधी का रूप धरा है, क्या संदेश दे रहे हैं? हमारा विचार है कि सत्य अहिंसा पे हमको चलना है। तो आज इस दांडी यात्रा में आप शामिल हुए हैं और कैसा लग रहा है आज महात्मा गांधी का स्वरूप आपके ऊपर? वैसे तो मैं एक बार और बन चुका हूँ, ये मेरा दूसरा बार है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो भारत जोड़ो अभियान की जो दुर्ग विधानसभा से शुरुआत हुई है, इसमें ये वो सारे तमाम कांग्रेसी मौजूद हैं और संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, भारत माता की जय, और महात्मा गांधी के और भजनों को भी ये गुनगुना रहे हैं ताकि जो देशभक्ति की भावना है वो बनी रहे। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर।
धमतरी जिला कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर अमर तिरंगा पदयात्रा निकाली। पहले दिन यह यात्रा 16 किलोमीटर का सफर तय की। भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, महात्मा गांधी अमर रहे जैसे नारों के साथ धमतरी जिले में भी जिला कांग्रेस पार्टी ने अमर तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत आगामी पंचायत से शुरू की, जो पहले दिन 6 गांवों से गुजरते हुए 16 किलोमीटर का सफर पूरा किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की थीम पर तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेसियों ने आजादी के अमृत महोत्सव और क्रांति दिवस पर भिलाई में तिरंगा यात्रा निकालकर वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में ध्वज लहराते शामिल सभी लोगों का जगह जगह स्वागत किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 1 खमरिया स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नेहरू नगर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का जगह जगह पुष्प वर्षा कर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उद्योगपति के झा ने नेहरू नगर स्थित निवास के सामने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में शामिल सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए के झा ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को एक बंधन में बांधती है। तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेसियों में गजब का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। यात्रा में जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, पूर्व अध्यक्ष तुलसी साहू, निगम के सभापति बंटी साहू व युवा नेता धर्मेंद्र यादव सहित कई कांग्रेसी शामिल रहे। विश्व आदिवासी दिवस पर भिलाई में आदिवासी समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें आदिवासी समाज के बच्चे अपने पारंपरिक लिबास में शामिल हुए और अपने पारंपरिक नृत्यों को करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। तो आदिवासी समाज के युवाओं का ये उत्साह है और ये जो बिल्कुल आदिवासी नृत्य कर रही हैं, बताएंगे कैसा लग रहा है आपको आदिवासी नृत्य करते हुए? कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी हम बहुत उत्साह से मना रहे हैं। हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है, चाहे कितना भी बारिश हो जाए, कितना भी बिजली आ जाए, हम अपनी खुशी को इस तरह ही जाहिर करते रहेंगे। निश्चित रूप से ये उत्साह इनका बना हुआ है। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत उत्साहित हैं, युवा बच्चे हैं ये जो आदिवासी समाज के इस रैली में शामिल हुए हैं। और आपको बता दूं कि जब से द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है उसके बाद से यह उत्साह लगातार बना हुआ है। आदिवासी समाज पूरे तौर पे उत्साहित है और अपने इस विश्व आदिवासी दिवस के त्योहार को बड़ी धूम और धाम से मना रहा है। तो आदिवासी समाज के द्वारा ये जो रैली निकाली गई है विश्व आदिवासी दिवस पर, किस तरह का संदेश दे रहे हैं? हमको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के द्वारा ये 9 अगस्त का दिन दिया गया है। इसको हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं और संदेश ये जाता है, हम अपनी धर्म संस्कृति का बारे में बताते हैं और आपस में मिलजुल कर एक पर्व को मनाते हैं। भारत की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को और कितना उत्साह है? ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो पहली सरकार है जिसने आदिवासी को ऐसे सर्वोच्च पद में बनाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे समाज की ओर से। तो आज ये विश्व आदिवासी दिवस का जो उत्सव है इसको दुगना कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे सब साथी हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार विश्व आदिवासी दिवस जिस तरह से राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से बनी है उसके बाद से इनमें उत्साह है, किस तरह का उत्साह है, कैसा देख? सर उत्साह तो हालांकि हमको उत्साह का मतलब आप सोच सकते हैं कि पानी भी रोक नहीं पाया, बारिश भी रोक नहीं पाई। ये आदिवासी जल जंगल जमीन जिसके लिए आदिवासी लड़ रहे हैं, ये बारिश भी हमको रोक नहीं पाया। हमको डांस करने के लिए, अपनी संस्कृति दिखाने के लिए यही है। प्रकृति का साथ हमेशा रहा है आदिवासी समाज के साथ और जल जंगल जमीन के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं और आज विश्व आदिवासी दिवस पर भी इन्होंने यही संदेश दिया है। इंडियन न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। लंपी स्किन रोग से राजस्थान, गुजरात और पंजाब में हजारों मवेशियों की मौत को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट कर दिया गया है। पशु चिकित्सा सेवाओं के संचालक ने इस रोग से संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने, अन्य राज्यों से पशुओं के आवागमन पर रोक लगाने और संक्रमित गांव के 5 किलोमीटर तक गोट पॉक्स वैक्सीन से रिंग वैक्सीनेशन करवाने के साथ राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में जांच करने के निर्देश दिए हैं।
पशु चिकित्सा सेवाओं के संचालक ने प्रदेश के सभी विभागीय अधिकारियों को लंपी स्किन के नियंत्रण के लिए सतर्क रहने के साथ रोगग्रस्त पशुओं का उपचार और वेक्टर कंट्रोल के लिए औषधियों व अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवंटित बजट के 20% राशि से गोट पॉक्स वैक्सीन की खरीदी करने कहा है। वहीं रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने, स्वस्थ पशुओं व पशुगृहों में नियमित तौर पर जूं, कीलनीनाशक दवा का छिड़काव करने के साथ रोगग्रस्त जिले और गांव के नजदीकी गांव में गहन सर्वे व निगरानी करने चिकित्सकीय टीम तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर शुरू हुए बहुचर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के पहले एपिसोड में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से डीसी अग्रवाल पहले प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए और जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन किया। केबीसी में जाने के उनके इस पूरे सफर को लेकर इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने प्रोफेसर डीसी अग्रवाल से विशेष चर्चा की और उनके अनुभवों को जाना। बहुचर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में दुर्ग के प्रोफेसर डीसी अग्रवाल जी ने पहले कंटेस्टेंट बने हैं। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है केबीसी में और उसके पहले कंटेस्टेंट रहे हैं डीसी अग्रवाल जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि पूरा केबीसी में जिस तरह का इनका सफ़र रहा है वहाँ जाने तक का वो किस तरह का रहा है। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है हमारे इंडियन न्यूज़ में। आप ये बताएंगे कि किस तरह का ये सफ़र रहा है आपका केबीसी तक जाने का। एक्चुअल में केबीसी की शुरुआत 3 जुलाई 2000 को हुई थी। मैं उस समय जानता नहीं था केबीसी क्या है, लेकिन एक महीने बाद अचानक मैंने टीवी खोला तो मैंने देखा केबीसी जैसा एक प्रोग्राम आ रहा है और उसको होस्ट अमिताभ बच्चन कर रहा है। मैं जब बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन उस समय से रहा हूँ। मैं अपने गांव से 70-80 किलोमीटर दूर उनकी फिल्में साइकिल में देख के चला जाता था। घर वालों को बिना बताए चला जाता था तो खूब मार भी पड़ती थी मेरे को। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और कॉलेज में आया, तो कॉलेज में जब आया तो पिथौरा नाम की हमारी जगह, वहाँ से मैं रायपुर पढ़ने के लिए आया। तो 1977-78 में उनकी मुकद्दर का सिकंदर एक फ़िल्म रिलीज़ हुई। मैं 10 रुपये पॉकेट में लेके वो पिक्चर देखने गया। हम बहुत सामान्य, एक हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। घर वाले बहुत कम पैसे मुझको देते थे जिससे मुझको अपनी पढ़ाई करनी रहती थी, तो 10 रुपये भी मेरे लिए मायने रखता था। मैं वो 10 रुपये लेके राज टॉकीज़ में पिक्चर देखने गया। उस 10 रुपये से मेरे को 1 रुपये 60 पैसे की टिकट खरीदनी थी। इंटरवल में कुछ खाना भी था, अपनी साइकिल स्टैंड में भी रखनी थी और बचे पैसों से रात में खाना खा के मुझको अपने घर वापस भी जाना था। उस दिन इतनी भीड़ थी कि हाहाकार मचा हुआ था। पुलिस वाले बहुत सारे थे। मैं कैसे भी करके लाइन में आगे बढ़ता हुआ विंडो तक पहुंचा तो वहाँ इतनी भीड़ के कारण किसी ने मेरी पॉकेट मार दी। मेरे पैसे 10 रुपये गायब हो गए। कुछ और सोच पाता, भीड़ टूट पड़ी, मेरे ऊपर भीड़ गिरी, कुछ डंडे चले, मैं ज़मीन पे गिरा, मेरे को माथे पे चोट भी आई। मैंने बच्चन साहब को ये कहानी सुनाई। तो जब वो मुझको चोट लगी तो मेरे को अंदरूनी तकलीफ़ हुई कि मैं अब इस फिल्म को नहीं देखूँगा, कभी भी नहीं देखूँगा। और इस नायक को देखने के लिए मेरे को इतनी जिल्लत उठानी पड़ी है, मैं इस फिल्म को नहीं देखूँगा। और अगर कभी देखा भी तो इस फिल्म के हीरो के साथ ही बैठ के देखूँगा। ये मेरा प्रण था और ये 10 रुपये की अपनी उधारी उससे कभी ना कभी वसूल करूँगा। अब आप सोचिए कैसे पॉसिबल होगा। 1978 में एक व्यक्ति ने प्रण किया, वो बच्चन साहब जैसे हीरो से कैसे मुलाकात करेगा और अपनी बात कैसे रखेगा। तो जब ये केबीसी आया तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई कि ये रास्ता मेरे लिए खुला है। मैं अगर जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी करूँगा तो केबीसी के सीट पे पहुँच जाऊँगा और वहाँ बच्चन साहब इसको होस्ट करते हैं तो मैं बच्चन साहब से अपनी बात कह लूँगा। तो 21 साल मैंने उसी प्रतीक्षा में और उसी लगन में गुजार दिए। खूब अपनी तैयारी करता रहा, लगन से जीता रहा मैं केबीसी को। मैंने केबीसी को कभी पैसों के लिए नहीं देखा, नहीं तो अभी तक मैं छोड़ देता। मेरे को तो ये था अपनी बात बच्चन साहब से कहनी है। मैं केबीसी वालों को दिखाना चाहता था कि पूरे भारत में ऐसे भी कुछ बंदे हैं, मैं भी एक ऐसा बंदा हूँ जो केबीसी को दिल से चाहता हूँ। मेरी लहू में, मेरी रगों में केबीसी बसता है। आप केबीसी के खेल को क्या क्या समझते हैं? नहीं, केबीसी का खेल बहुत उत्कृष्ट तरीके का है और मुझको तो कई बार लगता है हम केबीसी के साथ नहीं खेलते, केबीसी हमारे साथ खेलता है। केबीसी के पास एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है। वो किसी भी कंटेस्टेंट की बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, उसके लायक कैसे क्वेश्चन होने चाहिए ये डालते हैं और उसकी ज़रूरत कितने पैसों की है उस हिसाब से उनको उस स्तर तक लेके जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे अपवाद देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि कंटेस्टेंट की किस्मत और उसकी मेहनत रंग लाती है और वो आखिरी तक 1 करोड़ और 7 करोड़ तक का भी जवाब देते हैं और जीतते हैं। तो क्या आप केबीसी को भाग्य का खेल मानते हैं? किस तरह का खेल? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केबीसी को तो भाग्य का खेल नहीं मानता, मैं तो केबीसी को भरोसे का खेल मानता हूँ। मैं तो केबीसी को लक का नहीं, लगन का खेल मानता हूँ।
मैं तो केबीसी को किस्मत का नहीं किताबों का खेल मानता हूँ। मैं तो केबीसी को तकदीर का नहीं तजुर्बे का खेल मानता हूँ। मैं तो केबीसी को इस नज़रिए से देखता हूँ कि केबीसी मेहनत का गेम है। लगातार अगर मेहनत की जाए तो जीवन में केबीसी क्या कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेरी तो दीवानगी थी। मैं अगर अपनी कॉपी पुस्तक अपने नोट्स दिखाऊंगा तो कोई भी कहेगा बोले इतने साल तो अगर आप आईएएस वगैरह के लिए तैयारी करते तो कोई बढ़िया आईएएस ऑफिसर बन जाते। लेकिन मुझे जो यहाँ संतुष्टि मिली है वो किसी आईएएस से कम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। मेरे जीवन का एक अध्याय पूर्ण हुआ है। आप केबीसी में पहुंचे और केबीसी की जब हॉट सीट तक पहुंचे तो वहाँ आपने उसकी परिक्रमा करी, उसके बाद आप जाके हॉट सीट पर बैठे। पूरा यह जो हॉट सीट तक का जो सफ़र था उसमें कैसा महसूस करा? अरे आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। एक्चुअल में वो मेरे लिए ज्ञान का मंदिर है। वो केबीसी यानी ज्ञान का मंदिर। मैं केबीसी टीम की क्रू की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो प्रश्नों का संयोजन करते हैं और हमारे सामने में प्रस्तुत करते हैं, और कभी भी इतने सालों में 20-22 सालों में कभी भी कोई प्रश्न रिपीट नहीं होता, आज तक रिपीट नहीं हुआ है। तो कितना भंडार है उनके सामने में। तो मैं उस ज्ञान के मंदिर में गया था। मुझको लगा था ये ईश्वर की कृपा है कि मैं यहाँ पहुँचा। तो मुझे लगा कि जब भी कोई भक्त अपने मंदिर में ईश्वर के यहाँ जाता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है तो वो मंदिर की परिक्रमा करता है। तो मैंने भी मंदिर की एक परिक्रमा की। जब मैं हॉट सीट तक पहुँच गया या जब मेरा नाम पुकारा गया कि मैं चयन कर लिया गया हूँ हॉट सीट के लिए, तो मेरे लिए वो बड़े अकल्पनीय क्षण थे। मतलब मुझको खुद को कल्पना नहीं थी कि मैं हॉट सीट के लिए चयनित कर लिया गया हूँ। फर्स्ट कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट जो आया था मेरा पहले वाले में 3 क्वेश्चन थे, उसमें एक में मैं तीसरे नंबर पे 5वें नंबर पे था, उसके बाद तीसरे नंबर पे गया। मेरे सामने में सारे यंगस्टर थे, बहुत सारी लड़कियां थी जो यंगस्टर थी, जेंट्स थे, मेरे उम्र का कोई नहीं था उसमें। तो मेरे लिए बहुत अचंभित करने वाली चीज़ थी। ये तो मेरा पक्का विश्वास था कि मैं हॉट सीट तक पहुँचूँगा। ये मैं नहीं जानता था कि मैं फर्स्ट कैंडिडेट होऊंगा कि 5th कैंडिडेट होऊंगा, लेकिन पहुँचूँगा ज़रूर। लेकिन पहला कैंडिडेट मैं चुना गया तो मेरे लिए अविस्मरणीय पल थे। मतलब अदरवाइज़ वो जहाँ पे आपकी सीट है और जहाँ तक हॉट सीट है उसका मुश्किल से जो फासला है वो 4 मीटर का है। इस 4 मीटर को तय करने में मेरे को 21 साल लग गए। लेकिन जिस ढंग से वो फासला तय हुआ मेरा, वो मेरे लिए बहुत सुखद है और शब्दों से परे है। वो सदी के महानायक के सामने बैठकर एक एक प्रश्न से की तरह आगे बढ़ना और मतलब जिस तरह से आपने जवाब दिए वो काफ़ी अचंभित करने वाले थे, उनको भी इम्प्रेस किया है आपने। तो जो आप जब सवालों का जवाब दे रहे थे तो जब महानायक सामने थे तो कैसा अनुभव लग रहा था? मैं आपको सच बताऊं, मेरे को महानायक से कहीं डर नहीं लग रहा था। मुझको डर लग रहा था सवालों से, क्योंकि मैं जानता था मेरा एक गलत जवाब मुझको इस हॉट सीट से अलग कर देगा और मेरा एक सही जवाब मुझे बच्चन साहब के सामने में बैठने के लिए और आज़ादी देगा। मेरी बात केबीसी और बच्चन साहब और अच्छे से सुनेंगे। तो मुझे कहीं भी ये फील नहीं हुआ। मैं बच्चन साहब के बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने खुल के उनसे बात की, उनका भी बहुत स्नेह मिला। उन्होंने मेरे से भी ऑफ स्क्रीन भी बहुत बातें की मेरे से और मेरा उत्साहवर्धन किया उन्होंने। लेकिन मुझे कहीं भी बच्चन साहब का डर नहीं था, केवल सवालों का डर लगता था कि हे ईश्वर कोई ऐसा सवाल मत डाल देना कि मुझसे गलती हो जाए और मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँ। क्योंकि बच्चन साहब से मैं तब तक बात कर सकता हूँ जब तक मैं हॉट सीट पे हूँ। तो मेरी इच्छा थी कि लंबे समय तक मैं हॉट सीट पे बैठा रहूं। इसके लिए मेरी 21 साल की जो मेहनत थी ना, वो ईश्वर ने मुझको वो लौटाई है। मेरे अभी इस बार भी मैंने जो क्वेश्चन दिए उसमें जो बड़े बड़े आंसर जो दिए, मैं अगर वो 5 साल पहले भी मेरे से वो हॉट सीट में मैं जाता तो उन प्रश्नों का जवाब दे सकता था। मैं तो यूँ कहूँगा इन 4-5 सालों में शायद मैंने जो तैयारी की थी उसका तो कहीं अता पता नहीं था। वो तो कहीं ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आया। वो कुछ मतलब जो भी क्वेश्चन आए वो मेरे लिए कोई अभी की तैयारी के नहीं थे, वो बहुत पुरानी तैयारी के थे जिसके अनुभव के साथ में मैं जिया हुआ था। कुछ ये एपिसोड जो शूट हुआ था तो कुछ अनकट स्टोरी भी होगी जो उस पर नहीं आई थी, ऐसा कुछ वाकया? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारी अनकट स्टोरी थी। मेरे से बच्चन साहब ने पूछा 21 साल आपने कैसे अनुभव किए हैं। मेरे 21 साल की जो केबीसी की मेरी तपस्या थी, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को, उस एहसास को केवल मैंने जिया था, उसको किसी और ने नहीं जिया। तो मैंने बच्चन साहब से इजाज़त चाही कि 4 लाइनों में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा बिल्कुल स्वागत है, आप अपनी बात कहिए। तो मैंने केबीसी के सामने 4 लाइनें कही थी। लहर कितनी मछली किनारों से पूछिए, लहर
कितनी मछली किनारों से पूछिए, रुत कितनी ढली सितारों से पूछिए, क्या बताएगी डगर क्या बताएंगे बाराती, दुल्हन कितनी सिसकी कहारों से पूछिए। तो वो दुल्हन की तरह मेरी स्थिति थी, जो केवल कहार जानते थे कि ये कितना रोया है या कितना रोई है। मैं वो उन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई मुझे। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़, मेरी वाइफ ने वहाँ पे कहा कि ये बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, कभी कभी गुनगुना लेते हैं। तो बच्चन साहब ने पूछा कि आप अपनी पत्नी के लिए गुनगुनाते हैं? मैंने कहा भाई इस उम्र में क्या पत्नी के लिए गुनगुनाऊँगा, मैं तो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी छत्तीसगढ़ महतारी के लिए गुनगुनाता हूँ। तो मैंने उनको 2-4 लाइनें एक छत्तीसगढ़ी गीत की भी सुनाई थी। बटकी में बासी वाली, अगर आप इजाज़त दें तो 2 लाइन सुनाता हूँ। बटकी माँ बासी और चुटकी माँ नून में गावत हूँ ददरिया, ते हाँ कान दे के सुन हाय चना के दार, हाय चना के दार राजा चना के दार रानी चना के दार, गोंदेली कड़कते हो ये टूरा पर बुधिया, होटल में भजिया झड़कते हो। तो ये कुछ और भी मैंने उनको 2-4 लाइनें सुनाई थी। तो यहाँ पे सुनाई छत्तीसगढ़ की काफ़ी हमने चर्चा की थी, लेकिन मालूम नहीं वो शायद छत्तीसगढ़ का कुछ उनको कुछ लगा होगा, उनकी अपनी कुछ टर्म्स कंडीशन होंगी, तो ये चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई। कल मैं थोड़ा सा निराश ज़रूर हुआ कि मेरे छत्तीसगढ़ के स्टेट की चर्चा थी, मेरी पीएचडी का टॉपिक छत्तीसगढ़ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिलता जुलता था, जिस पे आज छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मॉडल राज्य है। उस हमारे यहाँ की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को पूरे देश ने स्वीकारा है, उसी पे मेरी थोड़ी पीएचडी भी थी। तो उस चीज़ को भी उन्होंने नहीं दिखाया, वो मुझको थोड़ा सा निराशाजनक रहा, नहीं तो मेरा एपिसोड और बहुत बढ़िया होता। 50 लाख तक का आपने सफ़र किया, कितना मायने रखता है 50 लाख? नहीं, मेरे जीवन में देखिए पैसे हर एक के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन केबीसी के दृष्टिकोण से मेरे लिए 50 लाख मायने नहीं रखता। मैं 14 क्वेश्चन तक का जवाब दे सका, मेरे लिए ये मायने रखता है। अगर 14 क्वेश्चन में वो 5 लाख भी रुपए होते तो भी मेरे लिए महत्व पैसों का नहीं था, 14 क्वेश्चन का था। मेरे लिए यही काउंट करता था। मेरी ये परीक्षा की घड़ी थी, 21 सालों में मैंने ईमानदारी से 100% देते हुए जो मेहनत की है, मैं कितने प्रश्नों का जवाब दे पाता हूँ। डीसी अग्रवाल जी, आप प्रोफेसर भी हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है जो अभी इसकी तैयारी कर रही है, जो चाहती है कि आईपीएस या फिर केबीसी की भी तैयारी करते हैं काफ़ी समय तक, तो किस तरह के टिप्स देंगे? नहीं, बहुत बच्चों को, बहुत आजकल के बच्चे बड़े सफलता के लिए बड़ा शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, लेकिन मैं अपनी सफलता के बाद दावे के साथ में कह सकता हूँ कि कोई भी युवा हो, अगर उसको अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उसके लिए वो पूरा अपना 100% लगा दे, अपनी पूरी लगन लगा दे, अपनी पूरी जान लगा दे, तो दुनिया की कोई ताकत उसको, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है, या और भी कोई उसके जीवन का कोई उद्देश्य है, अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, या कोई और किसी फील्ड में जाना चाहता है, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। तो ये थे प्रोफेसर डीसी जैन जी, जिन्होंने केबीसी को ना सिर्फ खेला बल्कि उसे जिया है। 21 साल की तपस्या इनकी रंग लाई और यह केबीसी तक पहुँचे, और इनका सपना जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने का था वह पूरा हुआ। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, आप भी बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
सावन की अंतिम सोमवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में भी आस्था की धूम देखने को मिली। श्रद्धालु छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में नर्मदा उद्गम अमरकंटक से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की सीमा में बसे अमरकंटक के नर्मदा उद्गम और छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में अंतिम सोमवार को श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु नर्मदा उद्गम से जल लेकर 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कांवरों में जल भरकर ज्वालेश्वर महादेव पहुंचे और यहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर नर्मदा के उद्गम जल के साथ ही बेलपत्र, दूध व दही इत्यादि से शिव का जलाभिषेक कर मनचाही मुरादें मांगी। श्रद्धालु मां नर्मदा से आशीर्वाद लेकर ज्वालेश्वर के शिव दरबार में पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश का पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। अत्यधिक पानी से सड़क भी जलाशयों में बदल गई है। जिले के चारों ओर सड़कों से आवागमन बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण राजधानी रायपुर, जगदलपुर, उड़ीसा और तेलंगाना से संपर्क टूट गया है। सबरी नदी का जलस्तर भी धीमी गति से बढ़ रहा है। धमतरी जिले में बीती रात से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जिले के अंदरूनी इलाकों के नदी नाले उफान पर हैं। सिहावा विधानसभा के कई रपटों के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। गट्टा सिल्ली का रपटा भी पानी से लबालब हो गया है। उफनते नाले को पार करते समय एक ट्रक भी पानी में डूब गया। ट्रक ड्राइवर ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। ग्रामीण रपटों व पुलों के ऊपर से पानी बहने के बाद भी अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। जोखिम उठाकर नदी नाले पार कर रहे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिला प्रशासन ने उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की है। बस्तर जिले में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से जगदलपुर शहर जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। जगदलपुर जिले में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती नदी का पुराना पुल बाढ़ के पानी से डूब गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। निगम क्षेत्र के गंगा मुंडा सहित कई वार्डों में पानी भर गया है। फिलहाल प्रशासन ने भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात से बचाव के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है। तीसरी छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन भिलाई के शांतिनगर दशहरा मैदान में हुआ। 2 महीने तक आयोजित होने वाले इस चैंपियनशिप में विजेता टीम को इंडियन वुमेन्स लीग चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलता है। इस आयोजन का मकसद जिला स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करना होता है, जो आगे चलकर स्टेट और नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा देश का नाम रोशन करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भिलाई के शांतिनगर स्थित दशहरा मैदान में, जहां पर तीसरा छत्तीसगढ़ वुमेन्स फुटबॉल लीग चैंपियनशिप जो है यहाँ पे खेला जा रहा है, जहां पर महिलाएं अपना बेहद ही शानदार प्रदर्शन करती नज़र आ रही हैं। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं का शानदार प्रदर्शन जो है दिख रहा है, क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है छोरियाँ छोरों से कम नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो महिलाएँ हैं अपना बेहद ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पर फुटबॉल खेल में जो है दिखा रही हैं। ऐसे ही एक टीम के कोच से भी बात करेंगे और उनके खिलाड़ियों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार ये फुटबॉल जो है खेला जा रहा है और इस पर कितनी मेहनत उन्होंने की है। सबसे पहले हम यहाँ के कोच से जानना चाहेंगे इस खेल के बारे में। आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट क्वालिफाई राउंड है। ये यहाँ पर 6 टीमें भाग ले रही है, जिसमें से मेरी टीम MGM एम्बियंस क्लब है। फर्स्ट मैच है, हम लोगों का प्रयास करेंगे कि मैच जीतना है और इस टूर्नामेंट में अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो ऑल इंडिया में टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त खिलाड़ी भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे उत्साह कितना है जीतने का? बहुत है। जीतना 200% अपना 100% देना है। आप लोग कहाँ के रहने वाले बताएं? हम लोग पद्मनाभपुर दुर्ग। हम लोग प्रैक्टिस रविशंकर स्टेडियम में करते हैं। वहीं कब से करते आ रहे हैं आप प्रैक्टिस? जी हम लोग 8 सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो कितनी मेहनत लगी आपको यहाँ तक पहुँचने में? हम लोग मतलब डेली प्रैक्टिस में आते हैं और जिसमें हम लोग 5 साल मतलब सबको रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं 5 साल से। अभी
अब इसके आगे आप क्या फुटबॉल खेल को आप कहाँ तक देखते हैं, मतलब कितने दूर आप इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं? इंडिया खेलना चाहती हूँ मैं, अपना जितना हो सके आज अच्छे से प्रदर्शन दिखाना चाहती हूँ। आप इसके बारे में कुछ कहेंगी? यहाँ बहुत मेहनत करके पहुँचे, हमको 10 मैच मिला है, 10 मैच खेलना है, क्वालिफाई करना है, इस टाइम लीग खेलने जाना ही है। तो ये था उत्साह खिलाड़ियों के बीच, हमने देखा बिल्कुल जीतने का उत्साह इन सब के बीच मौजूद है। और हम आगे और जाएंगे और भी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनसे भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है मैन के कंपैरेटिवली, वुमेन का जो स्कोप है और जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है वो ज़्यादा बेटर है। और लास्ट टाइम का भी जो ऐसा रहा कि वुमेन टीम 3 टाइम कंटिन्यू लीग खेल रही है और IWL में भी अच्छा परफॉर्म करी है। और वुमेंस टीम जो है छत्तीसगढ़ की, वो इंडिया टीम में आने की चांसेस काफ़ी हद तक है और यहाँ तक कि नेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उम्मीद है कि ये जो लीग चल रही है वुमेंस लीग, इसकी वजह से जो बाकी अंडर 14, अंडर 17 और सीनियर लेवल पे जो वुमेंस नेशनल्स होंगे उसमें हमारी लड़कियाँ बहुत अच्छा। तीसरा वुमेंस लीग है जो मतलब लगातार 3 सालों से हो रहा है। 6 टीमें इसमें शामिल हो रही हैं। हम लोग रायपुर FC का मैं मैनेजर हूँ। और अगर यहाँ 10 मैच खेलेंगे हम लोग, मतलब अलग अलग राउंड्स में, और जो टीम क्वालिफाई करेगी वो इंडियन वुमेंस लीग में पार्टिसिपेट करेगी। मेरी टीम अभी लगभग 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रही है अभी, और ये लगातार तीसरा वर्ष है ये वुमेंस लीग का। और लगातार प्रयास रहेगा कि हमारी टीम लीड करे। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के फुटबॉल के विकास के लिए, महिला खिलाड़ियों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों से हम लोग वुमेंस लीग का आयोजन शुरू किए हैं, जिसमें 6 टीमों को खेलना अनिवार्य है। यह चैम्पियनशिप पूरी तरह से अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नियमानुसार ही इनको करना पड़ता है। इसमें कम से कम एक चैम्पियनशिप में 6 टीम का होना अनिवार्य है। साथ में एक टीम को 10 मैच खेलना है और कम से कम ये 2 महीने तक आयोजित होना है। 2 महीने के पहले इसको ख़त्म भी नहीं करना है। तो इस सबको हम लोग गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इसको आयोजन कर रहे हैं। और इसमें से जो चैम्पियन टीम है वो इंडियन वुमेंस लीग, जो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें खेलने के लिए जाती है। और उसमें खेलने के लिए इन पात्रताओं को पूरे करने के बाद ही वहाँ पर जाने का मिलता है, अदरवाइज़ वहाँ पर एंट्री डायरेक्ट नहीं मिलता है। इस साल हमारे यहाँ से माता रुक्मणी की टीम, बस्तर की टीम खेली थी और बड़े गर्व की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ की 4 लड़कियाँ हिंदुस्तान की मानी हुई टीम केरला ब्लास्टर में इस साल खेल रही है। 2 बस्तर की लड़कियाँ और 2 रायपुर की लड़कियाँ, 4 लड़कियाँ जिनको बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल में अब खेलने का। ये स्टेट लीग का, वुमेंस लीग का ये तीसरी प्रतियोगिता है। इसमें कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं, रायपुर, नारायणपुर, बस्तर और भिलाई, दुर्ग भिलाई से। और ये जो प्रतियोगिता होगी यह होम एंड अवे के द्वारा होगी, मतलब हर टीम को 2 मैच खेलना है। एक अपने घर में खेलेगी और एक दूसरे टीम के यहाँ खेलेगी जा कर के। कुल 30 मैच खेले जाएंगे इसमें। और जो भी इसमें जो नंबर 1 पे रहेगी उसको इंडियन वुमेंस लीग में खेलने का मौका मिलेगा। पिछले साल हमारे यहाँ की बस्तर की टीम जो थी वो इंडियन वुमेंस लीग में गई थी और वहाँ उनको खेलने का मौका मिला था। ये कराने इस प्रकार की प्रतियोगिता कराने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, क्योंकि बच्चों को मैच खेलने का अनुभव नहीं मिलता है। एक चैम्पियनशिप स्टेट की होती है, एक मैच खेलते हैं, उसके बाद सीधा नेशनल खेलने चले जाते हैं और कोई टूर्नामेंट होता नहीं इनके लिए, तो इनको मैच की कोई प्रैक्टिस होती नहीं है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि, और सब जगह हर स्टेट ये इसमें जा रहा है कि लीग कराएं तो कम से कम एक टीम को 10-10 मैच खेलने तो मिल जाए। खेल का जो अनुभव होगा इससे वो अपना खेल को निखार करेंगे और आगे बढ़ेंगे वो लोग। हम लोग जेंट्स का भी करते हैं लेकिन वो इसके बाद होगा। और इस वक्त हम लोग यूथ का भी करने की सोच रहे हैं, 19 साल से नीचे के बच्चों का, क्योंकि फुटबॉल को जब डेवलप करना है तो हर स्टेज में करना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग है, आगे होगी। अभी तो ये महिलाओं की चल रही है। तो
तो बिल्कुल हमने अभी जाना कि किस प्रकार से महिलाएं हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो कितनी उत्साह के साथ यहाँ पर खेलने आई हैं और बिल्कुल इनका जो उमंग और उत्साह ये बताता है कि वो भारत के लिए पदक जीतना चाहती हैं। हम भी, हमारी इंडियन न्यूज़ की टीम ये आशा करती है कि इसी प्रकार महिलाएं फुटबॉल खेल में यूं ही आगे बढ़ते रहें और पदक भी हासिल करें भारत के लिए। तो मैं हूँ तनीषा, कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ। कोरबा के जमनीपाली क्षेत्र में नशे में धुत एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और शोले के धर्मेंद्र वीरू की तरह अभिनय करने लगा। पुलिस किसी तरह समझाकर नीचे उतारकर थाने ले गई। जमनीपाली इंदिरा नगर का रहने वाला युवक नशे में एनटीपीसी गुरुद्वारे के पास वाली टंकी में चढ़कर हंगामा करने लगा। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। इस दौरान युवक शोले के धर्मेंद्र की तरह उसे गिरफ्तार नहीं करने और जोर जोर से चिल्लाता रहा। पुलिस युवक को समझा बुझाकर टंकी से नीचे उतारकर थाने ले गई। परिजनों ने पूछताछ में बताया कि वह नशे का आदी है। वह नशे की हालत में कुछ भी हरकत करते रहता है। रायगढ़ जिले में तंत्र मंत्र के नाम पर अपने सगे मां बाप की हत्या कर उनके शव को महानदी में पत्थर से बांधकर फेंकने के मामले में नाबालिग बेटे सहित 6 अन्य आरोपियों को जशपुर और रायगढ़ जिले के इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। इस अंधे हत्याकांड में शामिल एक तांत्रिक व उसका एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र में बीते 1 अगस्त को मिली 2 लाशों के मामले में पुलिस ने आज खुलासा करते हुए इस दोहरे हत्याकांड का कारण तंत्र मंत्र बताया है। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। तांत्रिक के अलावा उसका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस की माने तो एक सगे बेटे ने तंत्र मंत्र के चलते अपने सगे माँ बाप की हत्या तांत्रिक के कहने पर अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।